सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सवाल जवाब करना मुश्किल होगा। नमस्कार, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और इस वक्त मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर आलूवालिया। और जैसा कि हम आपको लगातार बताते आए हैं, ये एक टीवी प्रोग्राम नहीं है, ये एक संवाद है, ये हमारा पक्ष है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कलयुग का जमाना है। अब न सतयुग जैसे रावण बचे हैं, न उन्हें हराने वाले राम बचे हैं। हर रोज नए घोटाले होते हैं, हर रोज नए आरोप लगते हैं और हर रोज इनका स्तर भी गिरता जाता है। आज हम आपके सामने वो कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद भी किसी बड़े उद्योगपति और सांसद की पोल खोलना कितना मुश्किल काम हो सकता है। करीब 1.5 महीने पहले जी न्यूज ने देश के सामने सबसे बड़े घोटाले कोल स्कैम के राज खोलने शुरू किए थे। इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम आया इंडस्ट्रियलिस्ट और सांसद नवीन जिंदल का। जी न्यूज की खबरों से बौखलाए जिंदल ने हमें खरीदने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। खबरों के सौदे के इस खेल को जब जी न्यूज ने बेनकाब करने की कोशिश की तो जिंदल की तरफ से जी न्यूज पर ही एक केस दर्ज करा दिया गया। कभी कभी कलयुग के ऐसे रावणों को मारने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है और उसी कि अब नवीन जिंदल के खिलाफ हम कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करेंगे जो कि हम पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर सकें। और आज वो वक्त आ गया है। आज हम इस पूरे मामले का हर सच आपके सामने लेकर हाजिर हैं। यानी मैं और समीर, हम दोनों आज आपको बताएंगे कि जितने आरोप लग रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, उसके पीछे असली सच क्या है। देश के सबसे बड़े घोटाले यानी कोयला घोटाले पर सियासी पार्टियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया के चारों तरफ से दबाव के बाद कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल बाहर निकले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वही पुराना फॉर्मूला अपनाया जो उनका इतिहास रहा है। 14 मिनट की कटी छटी गई इस सीडी दिखाकर नवीन जिंदल ने जी न्यूज पर पैसे ऐंठने और मानहानि का आरोप लगा दिया। कोयला घोटाले में खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने की बजाय नवीन जिंदल ने एक सीडी का सहारा लिया और अपने मनमाफिक वही बातें दिखाई जो वो चाहते थे। इस सीडी ने सिर्फ एक मुलाकात का ब्यौरा दिया। नवीन जिंदल कोयला घोटाले पर खबर रुकवाने के लिए जी न्यूज के साथ बाकी मुलाकातों की बात बड़े आराम से छुपा गए। हम एक एक करके कोयला घोटाला और नवीन जिंदल पर लगते आरोपों की तह तक जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि आज नवीन जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश की। जी न्यूज पर आरोप लगाकर नवीन जिंदल कोयला घोटाले में कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सीडी की तस्वीर है। ये है जी न्यूज और जिंदल का स्टिंग। इस तस्वीर में आप मुझे और समीर आलूवालिया को देख सकते हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब मैं और समीर आलूवालिया दोनों नवीन जिंदल के लोगों को मिलने गए थे। और ये मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि नवीन जिंदल के लोग लगातार समीर आलूवालिया को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे और जब समीर ने मना किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जी न्यूज के साथ एक विज्ञापन का करार करना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हम ये करार नवीन जिंदल के साथ कर लें। नवीन जिंदल इस करार को करने के लिए, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, यानी अपने खिलाफ खबरों को दबाने के लिए 100 करोड़ तक खर्च करने के लिए तैयार थे। 25 करोड़ का पहला ऑफर उन्होंने पहली मीटिंग में ही दे दिया था। और हमारा जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि किसी तरह हमारे हाथ में वो कागज आ जाए जिस पर नवीन जिंदल के दस्तखत हों, जिस पर नवीन जिंदल ने 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हों और हम आप तक ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप तक हम पहुंच सकें और आपको बता सकें
कि नवीन जिंदल जैसा उद्योगपति और सांसद अपने खिलाफ खबरों को रुकवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मीडिया को खरीदने की हिम्मत भी कर सकता है। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, जिसमें नवीन जिंदल चाहते थे कि वो इसके बदले में अपनी सारी खबरों को रुकवा सके। समीर हमारे साथ हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते चलेंगे जिसको कि सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन कहा जा रहा है, नवीन जिंदल और जी का स्टिंग, जिसमें मेरी, समीर की और नवीन जिंदल के 3 लोगों की मुलाकात है। इस मुलाकात में नवीन जिंदल के लोग कहते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर यह कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि खबरें रुक सकें। पूरी कहानी आपको समीर बताएंगे। सुधीर, पहली मुलाकात मेरी नवीन जिंदल के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रवि मुथरेजा, उनके साथ हुई थी। उनके कहने पर उन्होंने लगातार मुझे 10 सितंबर को फोन किया, दिन में कम से कम 4-5 बार फोन किया और बहुत मिलने की उन्होंने पेशकश की। मैंने फिर रात को घर जाते हुए उनसे 5 मिनट सोचा मैं मिलते चला जाऊं, बिकॉज आपको याद होगा कि हम जो खबरें चला रहे थे उनका बार बार हमारा ईमेल भेजने पर भी वो अपना वर्जन नहीं दे रहे थे अपनी स्टोरीज का। तो मैं उनको 10 तारीख को शाम को मिला। मिलते ही रवि मुथरेजा ने मुझे बोला कि नवीन जिंदल ने कहा है कि तेरे को 25 करोड़ रुपए दे और सारी खबरें जी न्यूज और जी बिजनेस और हमारे जी न्यूज के जो सहयोगी चैनल्स हैं उस पर रुक जाए। जब मैंने उनको रिश्वत देने के लिए साफ इनकार किया, मैंने कहा रवि मुझे तो इतने सालों से जानता है, मैं रिश्वत नहीं लेता, तब उन्होंने विज्ञापन की बात की और कहा कि हम जी न्यूज लिमिटेड के साथ एक एडवर्टाइजिंग का सौदा करार करना चाहते हैं और कम से कम 25 करोड़ रुपए तो मैं कमिट करता हूं। अगले दिन 11 तारीख को तो आपको याद होगा हमने अपना रिपोर्टर दीपक कुमार साहू को भेजा नवीन जिंदल का फिर वर्जन लेने के लिए स्टोरीज पे। उन्होंने वहां पर हमारे कैमरा को तोड़ने की कोशिश की, हमारे रिपोर्टर से बदतमीजी की। उसके बाद जब मैं आपसे मिला सुधीर, तभी हमने एक प्लान रचाया कि हम नवीन जिंदल ग्रुप के साथ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ एक डमी कॉन्ट्रैक्ट दिखा के एक 100 करोड़ का विज्ञापन का सौदा करते हैं, ये दिखाने के लिए लोगों को कि नवीन जिंदल ग्रुप जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड वो 100 करोड़ रुपए देकर भी अपने खिलाफ स्टोरीज खबरें रुकवाना चाहता है। और इसके बाद एक के बाद एक 4 मीटिंग हुई समीर आलूवालिया और नवीन जिंदल के लोगों के बीच। उन चारों मीटिंग में क्या होता रहा समीर? हमारी अगली मीटिंग हुई 13 तारीख को, जब उन्होंने बार बार मुझे दोबारा 12 तारीख को फोन किया और फिर 13 की सुबह फोन किया, बोला कि आज शाम को हमारे सीएफओ जो जेएसपीएल के जो सीएफओ हैं सुशील कुमार मारू, विवेक मित्तल और रवि मुथरेजा खुद दोबारा मिलना चाहते हैं और इस विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट पर बात करना चाहते हैं। हम तो पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम एक डमी कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके पास जाएंगे। आपको मैं एक ईमेल दिखाना चाहता हूँ। ये एक ईमेल आया था मेरे को 15 तारीख को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड से। मैं अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, वी हैव एग्जामिन्ड दिस प्रपोजल एंड ऑल्सो डिस्कस विद यू यस्टरडे, टुडे and happy to inform you that we are ready to enter into this kind of agreement. We request you to mail us the requisite agreement and can be discussed with our marketing department also. एक और उन्होंने आगे एक चीज लिखी है, we are ready to meet you today 15 September, tomorrow 16 September or any time and date convenient to you for finalizing the same. सुधीर, इसका मतलब आप ही बता दीजिए क्या होता है। जी, और हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, वो इसका मतलब शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि एक मेल भेजकर नवीन जिंदल इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो कभी भी, वो आतुर हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन आज नवीन जिंदल ने ये सोचा कि वो दिल्ली में पहले एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने सोचा कि वो एक मसालेदार खबर मीडिया को देंगे और पूरा की पूरा जो ध्यान है इस कोल स्कैम से उसको हटाने की कोशिश करेंगे। नवीन जिंदल ने जी न्यूज के खिलाफ एक्सटॉर्शन और एक डिफेमेशन का केस भी दर्ज करवाया है। हम आपको बता दें कि नवीन जिंदल की ये पुरानी आदत है कि वो हर उस आदमी के खिलाफ एक्सटॉर्शन और डिफेमेशन का केस दर्ज करवा देते हैं जो उनकी कंपनियों के काले कारनामों का पर्दाफाश करता है। लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि नवीन जिंदल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग बुला करके बोर्ड ने ये निर्णय लिया, जेएसपीएल के बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और जब हमने ये निर्णय किया कि इसके खिलाफ हम दिल्ली पुलिस के अंदर हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 2 अक्टूबर को हमने एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस में एक्सटॉर्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के मामले में हमारी कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई दिल्ली पुलिस के अंदर। तो इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। नवीन जिंदल बड़े आराम से बैठकर एक एयर कंडीशन कमरे में कह रहे हैं कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करा दी है। और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं, ये एफआईआर, इस तरह के जो एक्शन होते हैं, ये नवीन जिंदल के लिए कोई नई बात नहीं है। जिसने भी नवीन जिंदल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ नवीन जिंदल की कंपनी
तकरीबन इसी तरह के आरोप लगाती है। हम आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं। ये शख्स है आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल, रायगढ़ से। ये भी नवीन जिंदल के शिकार हैं और रमेश अग्रवाल ने भी कुछ साल पहले यही हिम्मत की थी नवीन जिंदल के खिलाफ। और रमेश अग्रवाल आज व्हील चेयर पर हैं, बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं और उसके पीछे जो कारण है उस कारण का नाम है नवीन जिंदल। रमेश अग्रवाल आपको बताएंगे कि उनकी ये हालत किसने की और वो यहां तक कैसे पहुंचे। रमेश जी, आप बताएं रमेश जी अपनी कहानी। जी, मैं रायगढ़ से हूं और हम लोग आरटीआई और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करते हैं। हमारा ग्रुप है जनचेतना करके जो है। तो और हमने जैसे जैसे औद्योगिकरण की दौड़ में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा और रायगढ़ में जिंदल जैसे उद्योगों का, जिंदल का और इनका आना हुआ, तो उसी के साथ ही अनेकों किस्म की जो है प्रॉब्लम्स, जमीनों की लूट, आदिवासियों के अधिकारों का हनन और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, ये सब जो है काम भी जो है इनके द्वारा शुरू कर दिया गया। और हम रमेश जी आपसे कैसे नाराजगी हुई नवीन जिंदल की? देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो है ये 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो है तमनार में लगा रहे थे। ये 1000 मेगावाट का पावर का पहले से वहाँ पे चालू है और ये उसको बढ़ा के 3400 मेगावाट करना चाह रहे थे और उस पर इन्होंने निर्माण का काम भी जो है इस प्लांट के ऊपर शुरू कर दिया था। हमने जब जानकारी की, आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई, तो हमें मालूम हुआ कि जिस जमीन पर ये प्लांट का काम जो शुरू किए हुए हैं वो जमीन वास्तव में इनकी है ही नहीं, वो तो एक सरकारी कोयला खदान है। सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को आवंटित वो कोयला खदान है जिस पर ये पावर प्लांट लगा रहे हैं और उसके लिए इन्होंने सीएमडीसी से जो है अनुमति भी मांगी थी, एनओसी भी मांगी थी, जिसे देने के लिए सीएमडीसी ने साफ मना कर दिया था कि ये जमीन यदि हम आपको देते हैं तो इसके नीचे निकला हुआ कोयला हम नहीं निकाल पाएंगे। आपके ऊपर जो आरोप लगा वो कैसे लगा और वो आरोप क्या था वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो इसकी शिकायत हमने जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से की थी और उन्होंने हमारी शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई करते हुए इनके 2400 मेगावाट का पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट था उसे जो है रद्द कर दिया था और छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक उसके बाद 18 जून 2010 का मिनिस्ट्री का ये आर्डर था और 23 जून को जो है मेरे खिलाफ जो है रायगढ़ थाने में जो है, तमनार थाने में जो है इनके द्वारा जो है रिपोर्ट करवाई गई कि ये 3-4 सालों से हमारे अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं और नहीं देने पर ये धमकी दे रहे हैं पब्लिक हियरिंग में खराब कर देंगे, इनको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे जैसे छोटे से आदमी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए की मांग ये समय समय पर हमसे करते रहे हैं। ये केस इन्होंने तमनार थाने में वहां पे दर्ज करवाया और साल भर तक हम पुलिस को कहते रहे कि हमारे खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई कीजिए आप जो है और यदि खबर झूठी है तो केस को खत्म कीजिए और जो जिंदल ग्रुप की तरफ से जो ये रिपोर्ट लिखाई गई उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया और ठकार के मैंने फिर जो है अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाईकोर्ट में गया और वहां पे पुलिस ने कहा कि हमारे पास साल भर बाद की ये घटना है। साल भर बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनके रमेश अग्रवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम इन्हें गिरफ्तार करें, आप इन्हें जमानत दे सकते। तब एंटीसिपेटरी बेल मुझे कोर्ट से मिली। तो इस तरीके से और आज भी 2 साल हो गए उस एफआईआर को हुए, आज भी पुलिस न तो कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर रही है, मुझे प्रोसिक्यूट कर रही है। और आपके ऊपर हमला कैसे हुआ? रही है ये मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तब जो है 2 आदमियों ने आके जो है मेरे ऑफिस में जो है मुझ पर जो है गोलियां चलाई जो है, जो कि मेरे पैर में लगी, मेरे जांघ में लगी जो है। और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि इसमें जिंदल के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी खोजबीन की गई और उसके बाद में जो है जो जिनके जो सिक्योरिटी में जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज में जो है ब्रिगेडियर के चोपड़ा और पानीग्राही जो है, इन्होंने वहाँ पे कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने अपने उसमें किया और आज हमारा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। रमेश जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। आपकी कहानी भी वैसी ही है जो कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो भी
इन सांसद महोदय के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ ऐसे ही झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आज नवीन जिंदल ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 14 मिनट की एक सीडी दिखाई। उस सीडी से हम डरे नहीं, उस सीडी को हम भी आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर आप वो सीडी देख सकते हैं। इस वक्त वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। 14 मिनट की ये सीडी है। इस सीडी के जरिए उन्होंने साबित करना चाहा कि जी न्यूज ने नवीन जिंदल की कंपनियों के खिलाफ खबर रोकने के एवज में पैसा मांगा। लेकिन ये सीडी भी उतनी ही झूठ है जितना कि नवीन जिंदल का झूठ का आरोप। इस सीडी में नवीन जिंदल ने वही बातें दिखाई जो वो चाहते थे, क्योंकि ये सीडी नवीन जिंदल ने बनाई है, उनकी कंपनी ने बनाई है। नवीन जिंदल ने सीडी के उन हिस्सों को काट छांट करके बाहर कर दिया जिसमें खबर दबाने के एवज में उन्होंने जी न्यूज को उल्टा खुद पैसे देने की कोशिश की थी। यहाँ पर यह बताना बहुत जरूरी है कि जो टोटल रिकॉर्डिंग की होगी नवीन जिंदल के लोगों ने, वो 5 से 6 घंटों की होगी। क्योंकि समीर, आपकी कितनी मीटिंग हुई उनके साथ? सुधीर, हमारी कुल मिलाकर 10, 13, 17, 19 4 मीटिंग हुई है और लगभग हर मीटिंग 1.5 घंटा से 1.25 घंटे के बीच रही। 1 घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग, 5 मीटिंग्स अभी तक हुई हैं। यानी अगर आप सोचें वो सारी मीटिंग्स में कैमरा ऑन रहा होगा तो 5.5 घंटे की फुटेज रही होगी। लेकिन उसमें से नवीन जिंदल के लोगों ने सिर्फ 14 मिनट की एक सीडी बनाई और उसे सबके सामने पेश करके गुमराह करने की कोशिश की। ये वही सीडी है जिसमें मैं और समीर जिंदल के लोगों से मिलने गए थे जब वो ये कह रहे थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं, और वही कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सबसे बड़ी खबर थी। कांग्रेस के सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने सच की आवाज को दबाने के लिए एक सीडी का सहारा लिया। खुद कहा कि उनसे हमारी 4 मुलाकातें हुई, लेकिन हमारा सवाल उनसे ये है कि उन 4 मुलाकातों का जिक्र इस सीडी में क्यों नहीं है? मीडिया के सामने सिर्फ 14 मिनट की सीडी क्यों लेकर आए नवीन जिंदल, और वो भी एडिटेड सीडी जिसमें रिश्वत देकर खबर रोकने की बात कहीं भी सुनाई नहीं पड़ती। न ही ये सीडी उस मुलाकात का पूरा सच दिखा रही है। सवाल ये है कि बाकी फुटेज कहाँ है? ये सीडी नवीन जिंदल के लोगों ने ही तैयार की है, इसलिए उसे मनमाफिक तरीके से एडिट करके लोगों के सामने पेश किया गया। समीर, सीडी की फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है। 5-6 घंटे की फुटेज में से सिर्फ 14 मिनट की फुटेज उन्होंने दिखाई है। सुधीर, ये तो वही बात होगी ना, आप 3 घंटे की पिक्चर देखने गए और आप खाली 10 मिनट देख के आ गए, आपको क्या पूरी कहानी पता लग जाएगी कभी? वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक इसी तरह 5-6 घंटे की मीटिंग हुई है और हमने कुल 10, 14, 15 मिनट की सीडी देखी है, उससे तो पूरी बात साफ निकल के ही नहीं आएगी। ये बात कहीं नहीं निकल के आ रही कि रवि मुथरेजा ने मुझे पहले 25 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की, फिर 100 करोड़ का विज्ञापन का करार करने की कोशिश की। उसके बाद 19 तारीख को जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी, उनके जो सीएफओ है सुशील कुमार मारू, उन्होंने फिर एक बार मुझे कहा कि आप करार को छोड़िए, विज्ञापन का आपसे खुद अलग से डील कर लेते हैं, आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए खबर रोकने का। ये सब कहीं नहीं आ रहा सीडी में। जी, तो ये देखिए आप, नवीन जिंदल ने इतने दिनों के बाद आज अचानक से ये तय किया कि वो जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक 14 मिनट की सीडी लोगों के सामने रखेंगे, एक मसालेदार खबर अखबार वालों के सामने, मीडिया वालों के सामने रखेंगे, और कोल स्कैम में उन्होंने जितने 1000 करोड़ रुपए का घपला किया है, घोटाला किया है, उससे सबकी नजरों से वो बच जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1,86,000 करोड़ के इस कोल स्कैम में सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जिंदल और उनकी कंपनियों का है, हमारा नहीं। उस पूरे कोल स्कैम में सबसे ज्यादा पैसा नवीन जिंदल ने कमाया है, हमने नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान क्या क्या हथकंडे लेकर, झूठे पेपर्स देकर, फेक कंपनियां बनाकर नवीन जिंदल ने वो कोल एलोकेशंस करवाए हैं, वो सारे आरोप, उन सब की जांच नवीन जिंदल की कंपनियों पर चल रही है, हम पर नहीं। लेकिन नवीन जिंदल सवाल कर रहे हैं हमसे। अपनी खबर रुकवाने के लिए आतुर नवीन जिंदल थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनकी खबरें रुक जाएं। आखिर किस चीज का डर था नवीन जिंदल को? क्यों वो सारे दस्तावेज देखना चाहते थे जिन दस्तावेजों के आधार पर ये सारी खबरें बाहर आ रही थी? इस बात का जवाब अभी तक नवीन जिंदल ने नहीं दिया। हम आपको दिखाते हैं नवीन जिंदल की सीडी का एक और हिस्सा। इस सीडी में नवीन जिंदल के लोग हमसे कह रहे हैं कि वो हमारे बनवाए हुए डमी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, यही है वो डमी कॉन्ट्रैक्ट। काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर करीब 20 से 22 पेज होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है। नवीन जिंदल का आरोप है कि एक्सटॉर्शन की जा रही थी। 5 साल तक कोई भी व्यक्ति किसी से भी कैसे एक्सटॉर्शन
कर सकता है। वो खबर रोकने के लिए नवीन जिंदल पूरी तरह से तैयार थे। पहले आप खुद जिंदल की दी गई सीडी का एक हिस्सा देखिए। मेरा वो ये है कि पहले लेट्स फॉर्मलाइज एवरीथिंग। ओके, देन उसको बताओगे क्या क्या नहीं देंगे तो सही। इतना बड़ा काम की बात कर रहे हो, कुछ भी कहोगे। अरे वो दिखा देंगे आपको 50% दिखाओ, 25% दिखाओ, वो दिखाओ। तो ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं जो मेरी और समीर की और जिंदल के 3 लोगों की टीम के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम लेकर लगातार नवीन जिंदल के लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट हमारी खबर थी। ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो कि नवीन जिंदल साइन करने के लिए तैयार हो गए थे, यही थी सबसे बड़ी खबर। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपको शायद ये बता पाता कि कैसे ये कंपनियां मीडिया को खरीदने की कोशिश करती हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम आपको कुछ और डिटेल्स भी बताएंगे। समीर आपको बताएंगे। समीर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 5 साल का किया था, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। क्या मीडिया में कभी आपने 5 साल का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सुना है? सुधीर, ना सुना है, ना देखा है, ना शायद कभी देखूंगा। बिकॉज मीडिया में जो हमारा एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5, 2, 3 महीने का होता है। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है वो 1 पन्ने का होता है या 1.5 पन्ने का होता है। उसमें भी आधा पन्ना चैनल की परफॉर्मेंस पे डिवोटेड होता है और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो आधे पन्ने का ही होता है। तो 20-22 पेज का कॉन्ट्रैक्ट तो आज तक मैंने किसी चीज के लिए भी नहीं देखा। मीडिया को छोड़िए, शायद ही किसी ने कोई 20-22 पेज का कॉन्ट्रैक्ट देखो। हाँ, जब आप घर लेने जाते हैं तो 20-22 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट असल में क्या सोचकर बनवाया था? हम एक हकीकत वाला रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते थे, हम एक डमी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते थे। हमारा मकसद ही डमी कॉन्ट्रैक्ट देना था ताकि हम साबित कर सकें कि हम एक रियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करा रहे। अगर हम रियल कॉन्ट्रैक्ट देते तो कल को चाहे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड वाले हमें ये बोलते हैं कि आपने तो एक असली कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लिया, पर हम आपको अपना असली कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं जो 1-1.5 पेज का होता है और डमी कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं जो आपके हाथ में है 20-22 पेज में, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट डमी है और असली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 5 साल तक आप किसी भी चीज को कभी भी कहीं भी कमिट नहीं कर सकते। आप कभी अगर आप साबुन खरीदने जाएंगे तो आपको क्या साबुन निर्माता बोल देगा कि 5 साल बाद मेरे साबुन का ये रेट होगा। उसी तरह हम अपने विज्ञापन का रेट 5 साल तक बता ही नहीं सकते। हम अगले साल तक नहीं बता सकते। अधिकतम हम 4-5 महीने तक ही कमिट कर सकते किसी भी विज्ञापन और कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर हम विश्वास रखें और सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट सही है और जिंदल के जो आरोप हैं अगर वो हम सुने तो आपको काफी हंसी आएगी। कोई भी व्यक्ति जब ये आरोप सुनेगा तो सबसे पहला सवाल ये करेगा कि अगर एक्सटॉर्शन की कोशिश की है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोई भी कंपनी नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति से 5 साल तक कैसे एक्सटॉर्शन कर सकती है। हम 5 साल तक कितनी खबरें नवीन जिंदल के खिलाफ दिखा पाएंगे? हमारे पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि लगातार नवीन जिंदल जैसा आदमी 5 साल तक हमसे डरता रहेगा? लेकिन नवीन जिंदल को शायद आज ये उम्मीद थी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें बहुत समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं कि नवीन जिंदल ने आखिरकार ऐसी हरकत क्यों की, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिना होमवर्क के वो कैसे उतर आए। इस बीच बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नवीन जिंदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई सवाल उठाए हैं। नहीं, ये कोई सफाई नहीं थी, बल्कि इस तरह से करने की कोशिश थी कि हमने जो कुछ किया है, हमने जो चोरी की है, हमने जो कुछ लूट की है जनधन की, उस लूट का तो हम कोई जवाब देंगे नहीं। उसके अलावा उस पर पर्दा डालने के लिए हमने एक झूठी कहानी देश के सामने दिखाने की कोशिश की। उनके पास पैसा है, बहुत अंधाधुंध पैसा है और पैसे का भी गुरूर है और सत्ता का भी गुरूर, दोनों एक साथ उनके पास चीजें हैं। लेकिन मैं देश के इतिहास में ये कुछ दुनिया के इतिहास में ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि एक अमुक संस्था ने हमको ब्लैकमेल करने के लिए एक लंबा 10 साल 5 साल का जो है वो एग्रीमेंट किया। मैंने आज तक किसी ब्लैकमेल करने वाले को 10 साल का 5 साल का एग्रीमेंट तो करते नहीं देखा। एक सामान्य कोई भी अखबार हो या कोई भी चैनल हो, वो विज्ञापन की दृष्टि से सभी जो औद्योगिक घराने हैं उनसे बातचीत उनके चैनल के हेड्स या चैनल के जो उपयुक्त अधिकारी हैं वो करते रहते हैं। ये कोई एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और खासतौर से अगर कोई बिजनेस हाउस उस चैनल के हेड को या उस चैनल के प्रतिनिधि को बुलाएगा तो स्वाभाविक हो जाएगा। अब जाने के बाद क्या पता है कि आपने जो है वहां जाने के बाद कोई कहानी बना रहे हैं, और अगर कहानी बना रहे हैं तो ऐसी बनाइए जो गले पे लोगों के उतरे। तो ये जो कहानी है नवीन जिंदल की, ये किसी के गले नहीं उतर रही है। और कहानी ये है जो कि आपने सुनी ली होगी उनसे। उन्होंने 14 मिनट की एक सीडी रिलीज की है। 6 घंटे में से 14 मिनट की सीडी एक रिलीज उन्होंने की है।
कहानी बनाने की कोशिश की है। वो चले थे पैसे के दम पर अपनी खबर रुकवाने के लिए। वो चाहते थे कि कोल स्कैम के बारे में आप कोई बात ना करें, क्योंकि जिस दिन कोल स्कैम के बारे में बातचीत शुरू हुई, जिस दिन कोल स्कैम की जांच शुरू हुई, उसमें नवीन जिंदल खुद ब खुद हंसते चले जाएंगे। कई लोगों ने, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि आखिरकार हमने नवीन जिंदल का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया। हम आज आपको यहाँ बताना चाहते हैं, इसमें छुपाने